एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैनल ऑफ द साइंस, जहां पे आज हम करने वाले हैं अगेन ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे या फिर आ चुके हैं। तो एग्जाम रिव्यू के बेसिस पे ये सारे आपके वीडियोस हो रहे हैं। आगे आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। जो बच्चे पेपर देके आ चुके हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो इस चीज को लेके कि क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो चेंज हो रही है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, साइंस में भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर 10 भी आ रही है, 15 भी आ रही है, 12 भी आ रही है। तो पेपर में जो थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पेपर पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपका बनाया जाता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस, एंड क्वेश्चंस के आंसर नेगेटिव नहीं करने हैं, उसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो आपको करके जाने हैं, ताकि आपके एग्जाम में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो आपकी द एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज टर्म्ड एज। रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3, H11, H12 और H13। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है तो उसको आइसोटोप बोलता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं उनकी एनर्जी को? न्यूक्लियर एनर्जी। तो उनका जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है ना वो आपको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करता है। धातु कर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का विशिष्ट वर्णन करती है? विच मेथड यूज्ड इन मेटलर्जी। क्या होता है? जब भी हम पृथ्वी से या पृथ्वी की भूपर्पटी से किसी भी धातु को निकालते हैं तो वो हमेशा ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो आपका किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होता है। जैसे एल्यूमिनियम अगर हमें निकालना है तो एल्यूमिनियम सीधा जमीन से नहीं निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है, बॉक्साइट में से फिर आप एल्यूमिनियम को अलग कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं? वो ओर्स होते हैं, उसमें से आपने जो एलिमेंट है, जो मेटल है, उसको अलग किया। उसके लिए आप बहुत सारे प्रोसेस यूज करते हो। अगर आप यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को हीट करके कार्बोनेट ओर्स जो है उनसे ऑब्टेन करो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो टर्म्स होती है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो जो कैल्सिनेशन होती है ना वो बिना ऑक्सीजन के होती है, यानी कि O2 की या तो एब्सेंस होगी या बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करी जाएगी, तब आप कैल्सिनेशन करोगे, यानी कि मेटल ऑक्साइड को निकालोगे कार्बोनेट ओर को हीट करने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ओर को हीट करना है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, राइट। रोस्टिंग भी यही है कि मेटल ऑक्साइड में से या जो ओर्स है उसमें से आप मेटल ऑक्साइड निकालोगे, लेकिन रोस्टिंग में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी देनी पड़ेगी। इन दोनों प्रोसेस को याद रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको पूछा जाता है। प्लास्टिक के संशोधित एवं पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त बारीक पाउडर को क्या कहा जाता है? जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं और मॉडिफाई करते हैं तो उससे बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? पॉली ब्लेंड, ठीक है। निम्न में से कौन मिट्टी में गैर लक्ष्य जीवों के लिए विषाक्त नहीं है? नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे अगर हमने कोई पेस्टिसाइड बनाया, कोई इंसेक्टिसाइड बनाया, कोई हमने इंजेक्शन बनाया, वो हमने पेस्टिसाइड टारगेट किया कि हमें बेगोमो वायरस पे ही अटैक करना है, हमें बैसिलस पे अटैक करना है, तो क्या वो जो बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे टारगेट करेगा? नहीं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स याद रखें, जैविक उर्वरक अगर यूज किए जाते हैं तो नॉन टारगेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये नहीं अफेक्ट करता। पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। साइंस का ही क्वेश्चन, इसे समझ लीजिए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो नॉन कंडक्टिव बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे लगाया जाता है। जैसे आपके जो रजिस्टर्स होते हैं या फिर आपके जो ये धारित होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये पीसीबी लगाया जाता है। आप कभी भी अपना स्विच वगैरह ओपन करेंगे या कोई कैपेसिटर ओपन करेंगे तो उसमें पीछे जो है वो पूरा सर्किट बोर्ड होता है ना, उसके लिए हम बोल रहे हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये जो ये चैप्टर है ये आपकी केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, पीसीबी बोला जाता है। The primary agent that help in decomposition of biodegradable matter in domestic sewage. Domestic sewage में मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो हम डाइजेस्ट करवाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पानी में घुल के जाता है, उसको कौन क्लीन करता है? बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी यूज किए जाते हैं। फंगाई जो होती है वो एक नेटवर्क जैसा क्रिएट करती है, एक पूरा हाइफा और माइसीलियम से वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर या जालीनुमा आकार की एक चीज बनाती है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया क्या कर रहा है? जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। बैक्टीरिया करके याद रखिए। उदासीन नमक यानी कि न्यूट्रल अगर सॉल्ट है तो उसका पीएच कितना होगा? ये पूरा का पूरा थ्योरी पीएच वैल्यू पे जाता है। पीएच वैल्यू क्या है कि 0 से लेके हमने 0 से लेके 14 तक का हमने एक टेबल बना दिया है, एक कलरिंग चार्ट बना दिया है, और साथ उसका एक मीडियम वैल्यू हो गया 0 से 14। तो जो 7 नंबर का पीएच होगा, पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कितने ज्यादा हैं? अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है तो कोई भी चीज एसिडिक होती है, और अगर कम है मात्रा हाइड्रोजन आयन की, कोई भी चीज बेसिक कहलाती है। तो 7 जो होता है, 7 ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो 7 क्या इंडिकेट करता है कि OH माइनस और H+ जो है वो बराबर है, ठीक है। तो इक्वल टू 7 याद रखना है, न्यूट्रल जो है वो इक्वल टू 7 होता है। H2O न्यूट्रल है, NaCl नमक का जो पीएच है वो भी न्यूट्रल होता है, Na+Cl-, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल इकोस ड्यू टू रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन, साउंड की रिफ्लेक्शन अगर बार बार कराई जाती है, जैसे कि थिएटर्स में होता है, उसको इको नहीं कहते हैं, उसको रिवर्वेशन कहते हैं। कभी भी अगर इसमें एक और ऑप्शन इको लिखा हुआ है तो वो आंसर नहीं करना। इकोस ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, या यहाँ पे इकोस नहीं लिखे, मल्टीपल साउंड ड्यू टू रिलेटेड रिफ्लेक्शन या मल्टीपल साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि रिवर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। यदि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी मीडियम का 1 से कम है, तो ये समझ जाना है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बाद में देखना, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि स्नेल लॉ sin I अपॉन sin R की जो वैल्यू है वो अगर 1 से कम आ रही है, तो यानी कि लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रही है उस माध्यम में वैक्यूम से भी तेज, जबकि लाइट की सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो वैक्यूम में आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आप स्पीड बता रहे हो वो वैक्यूम में सबसे तेज आती है। लेकिन अगर 1 से कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उस माध्यम में जो लाइट की गति है, प्रकाश की गति है, वो वैक्यूम से भी ज्यादा है, ठीक है। ये याद रखना है, आंसर यहाँ पे ए है। बाकी और चीजें हैं, मीडियम एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट स्लो ट्रेवल करी, और ये सारा आपको ए याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उम्र के साथ सीलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न करता है? विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर ड्यू टू दी वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स? देखो एक चीज याद रखना, मैं हर केस के लिए नहीं ये कह रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हमारी आंख में कमजोरी नहीं आती, हमारा आई का लेंस छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, हमारी जो लेंस है, एक्चुअली लेंस जो है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा, या आई बॉल का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, तब मायोपिया या हाइपर माइट्रोपिया की सिचुएशन आती है, जो हर किसी को तो नहीं हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में अगर आपको पढ़ने में लिखने में दिक्कत हो रही है, आपकी जो इमेज ब्लर आ रही है, उसमें मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी जो आंखें है ना, वो हमारी ब्रेन के साथ 6 मसल्स से जुड़ी हुई हैं, जिनको रेक्टस और ओब्लिक के नाम से जानते हैं। तो अगर आंखों में दर्द है तो वो मसल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, ना कि आई की खुद की प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर सीलियरी मसल्स की वजह से आंखें कमजोर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे प्रेसबायोपिया याद रखें। प्रेसबायोपिया को जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। जरा दृष्टि दोष, जरा होता है बुढ़ापा, जनरली ये चीजें बुढ़ापे में आती हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं देते हो, आपके विटामिन पूरे नहीं है, विटामिन ए आपके शरीर में कम है, तो भी ये समस्या हो जाती है, ठीक है। प्रेसबायोपिया याद रखिए। प्रेसबायोपिया के लिए कनकेव यानी कि मायोपिया और कन्वेक्स यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो लेंस यूज किए जाते हैं, उनको दोनों को एक ही चश्मे में लगाया जाता है, क्योंकि प्रेसबायोपिया में ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, इसीलिए चश्मे में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होने चाहिए। मायोपिया के लिए कनकेव यूज किया जाता है
और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स। एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैश्यम, जहां पे दृष्टि सही से चीजों को नहीं देख पा रही है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, यही 4 दृष्टि दोष है जो आपको याद रखने हैं, है ना। ग्रीन हाउस में उपयोग किए जाने वाले ग्लास पैनल को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। इसमें हीट याद रखिए, जो ग्रीन पैनल्स ग्रीन हाउस में होते हैं वो हीट को ट्रैप करने के लिए होते हैं, कि जो आपने फसल या जो भी वहां पे क्रॉप लगाई है वो हीट ट्रैप अच्छे से कर पाए। यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जाए तो 15 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? जी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला जो लगेगा वो v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ही रेस्ट, जब भी क्वेश्चन में रेस्ट आ जाता है ना तो u की अवस्था 0 होती है, क्योंकि रेस्ट का मतलब है कि आपको u की वैल्यू क्लियरली वहां पे दी नहीं है, इसीलिए u की वैल्यू आपको लगानी है 0। 9.8 यहाँ पे लिखा है, 9.8 वैल्यू ही यूज करनी है, 10 नहीं यूज करनी। इनटू में हो गया 5, ठीक है, ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो v जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 147 आएगा अगर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ पे 147 करके आपको लर्न करना है। ठीक है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु यानी कि कोई मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। जैसे मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, MgO हो गया। अगर ये ऑक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाए, मान लीजिए Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाए, तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा क्या, MgCl2 बनेगा क्या, या क्लोरीन जो है उसको 2 चाहिए, मैग्नीशियम 2 रिलीज करता है तो 2 क्लोरीन होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम इसको बैलेंस आउट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास चीजें और भी आएंगी। मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, ये न्यूट्रल रिएक्शन जो है वो कही जाती है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे ऑन अ सेफर साइड आपको यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर लिखना है। ठीक है, ओनली सॉल्ट नहीं लिखना है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म करेगा एज पर द इक्वेशन। इनर्शिया डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो होती है वो किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, या ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है? तो इनर्शिया जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर करती है, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पे, मास पे निर्भर करती है। इनर्शिया किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होगा या उसकी, देखो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया है जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या है कि हमारी जो पोजीशन है ना, जो चाहे हम रेस्ट में बैठे हैं और चाहे हम जो है वो मोशन में है, हम कभी भी अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको चेंज करना नहीं चाहते। ये ह्यूमन नेचर भी है ना, अगर आप आराम फरमा रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि आपको उठा के आपसे कोई भी काम कराया जाए, नहीं चाहते ना आप कि कोई भी काम कराया जाए, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास या द्रव्यमान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग किस चीज में होता है, CFL जो है या CFC जिनको बोला जाता है, ये रेफ्रिजरेटर और AC में यूज होते हैं। एयर कंडीशन में अभी यूज होना बंद हो गया है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में अभी भी CFC यूज किए जाते हैं। जनरली कहा जाता है कि आपके रेफ्रिजरेटर के पास इतना स्पेस बना दीजिए। आजकल हमें पता है कि घर में छोटे छोटे घर होते हैं, बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। अगर आपके पास बड़ा घर है भगवान की कृपा से, तो आप अपने फ्रिज के पास जरूर से एक ऐसा प्लांट लगाइए जो कि हवा को क्लीन करता है, जैसे कि स्नेक प्लांट होते हैं या फिर आपके बहुत सारे ऐसे पाम ट्रीज वगैरह होते हैं, तो ये CFC जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वरना ये घर में रहता है, इट इज अ problematic gas. The wavelength of ultraviolet radiation which is most powerful and causes damages to the DNA. हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धूप से आ रही हैं वो एक्चुअली स्किन कैंसर कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है UVC। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर UVC नहीं होगा। रीजन इज कि अगर डैमेज DNA को कर रही हैं, तो यानी कि पृथ्वी तक आ रही हैं और पौधों पे गिर रही हैं, पौधे का DNA खराब कर रही हैं, हमारी स्किन पे गिर रही है, DNA में डिफेक्ट्स लेके आ रही हैं या म्यूटेशन लेके आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो UVC है ना वो ओजोन लेयर से ही वापस हो जाती है, वो ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन जो UVB है ये पृथ्वी तक आती भी है
और ये हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचाती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपको यूवी बी लिखना है, यूवी रेडिएशन बी। सनस्क्रीन वगैरह आपने देखी होंगी, सबसे वाहियात चीज अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो सनस्क्रीन है। अगर आपकी स्किन को सूट करती है तो बहुत अच्छी बात है, इट गिव्स अ गुड टेक्सचर ऑन योर स्किन, ठीक है। लेकिन वो यूवी के लिए कितनी प्रोटेक्टेड है ये नहीं पता, तो यूवी वी करके याद रखिए। परमाणु कचरे से निकलने वाले विकिरण उच्च दर पर किस चीज का कारण बनते हैं? तो अभी मैंने पीछे वर्ड यूज किया म्यूटेशन, याद रखिए। जो रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं वो म्यूटेशन जनरेट करते हैं, डीएनए में एडिशन या डिलीशन कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन करके याद रखिए। म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन डीएनए, ठीक है। सडन चेंज इन डीएनए, एडिशन ऑफ डीएनए भी सेगमेंट हो सकता है, या एडिशन ऑफ या डिलीशन ऑफ डीएनए सेगमेंट भी हो सकता है। एनीथिंग विच इज एडिशन और डिलीशन इज सडन चेंज, ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जैव आवर्धन की घटना का सबसे अच्छा अध्ययन डैश के मामले में मिलता है, ठीक है। अगर हमें बायोमैग्निफिकेशन देखनी है तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपने मान लीजिए कि किसी भी तरीके का, ठीक है, आपने किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया और वो आपने खेतों में डाला, बारिश हुई, खेतों से होता हुआ जो है वो आपके मतलब बारिश खेतों से होता हुआ वो बारिश में गया, और बारिश जो है ना उसके बाद वो आपके नदियों में, नालों में और लेक्स में और पॉन्ड्स में चला गया, तो मछलियां खाएंगी, मछलियों में हो जाएगा। और मछलियां जब हम इंसान खाते हैं तो वो मछलियों का जो अमाउंट है वो हमारे बॉडी में जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। ये फूड चेन में किसी भी न्यूट्रिएंट का या किसी गलत नेगेटिव चीज का, जैसे कि फर्टिलाइजर्स इनका या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या डीडीटी, ये जाने को बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया है तो इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ऑप्शन में क्लियरली अवॉइड किए गए हैं। यहाँ पे डीडीटी याद रखें, डीडीटी जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। डीडीटी अभी यूज करना बंद है, लेकिन कहा जाता है कि ब्लैक मार्केट में आप क्या क्या नहीं खरीद सकते, उन्हीं में से एक डीडीटी भी है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसको बोला जाता है। तो इसको अवॉइड करना, अगर आप किसान हैं, आपकी फैमिली खेती करती है तो इसको अवॉइड करिए। वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था बट थोड़ा सा एरर था, इसलिए क्वेश्चन मैंने दोबारा अटैच किया है यहाँ पे। इसका आंसर ये देना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं देना है, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं आयनिक बॉन्ड के हिसाब से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जनरली कम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ना ये देना है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, IMF बोला जाता है, वो जनरली वीक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो हीट मिलेगी या कुछ होगा तो वो इजीली ब्रेक कर जाएंगे, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। इसका सहसंयोजक बांध की आप प्रॉपर्टी भी अब यहाँ पे याद ही कर लीजिए। कोवेलेंट कंपाउंड की अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, नॉन मेटल उनमें जो नॉन मेटल्स है वही हमेशा प्रेजेंट होंगे कोई ना कोई, जैसे NH4 है तो नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गया, CH4 है तो इसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि शेयरिंग वाली चीज है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, दोनों का रीजन क्या है? IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? वीक है। गैसेस और लिक्विड्स, ये नॉर्मली गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। ज्यादातर कंपाउंड अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड है ना, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करते हैं और पानी में जनरली नहीं घुलते हैं, लेकिन H2O तो अपने आप में पानी है और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जहां पे भी शेयरिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो याद रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये तो कभी ग्रीन हाउस में नहीं पढ़ा आपने, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर्स, ये आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैस
के ऑप्शन हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसके ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन किया था लेकिन ऑप्शंस ये नहीं थे, क्वेश्चन अलग था। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा मेटल की होती है, और मेटल में भी सॉलिड्स की होती है, सॉलिड्स में मेटल की होती है, और मेटल में एल्यूमिनियम की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो कि हीट को कंडक्ट करने का काम करती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, राइट। सिंबल इसका यहाँ पे के या लैम्डा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो वॉट पर मीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी का एग्जांपल डायमंड और कॉपर है, ठीक है, सबसे अच्छा डायमंड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑप्शन में एल्यूमिनियम था, सिल्वर कॉपर नहीं थे। तो अगर डायमंड होता है तो पहले नंबर पे डायमंड आंसर करना है, फिर सिल्वर करना है, फिर कॉपर करना है, फिर एल्यूमिनियम। स्टील, आइस, ग्लास, ब्रिक, कंक्रीट, वाटर, ह्यूमन टिश्यू, वुड, फाइबर ग्लास, कॉर्क, वुल, गूज डाउन, पॉलीयूरिथेन, और एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे कम है। पॉज लेके, स्क्रीनशॉट लेके ये पूरा चार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, क्वेश्चन में 50 ग्राम लिखा है, जल्दी से इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको बना दीजिए केजी में कन्वर्ट कर दीजिए 0.50। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फॉर्मूले को देखते ही आपको उसके यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट्स कभी भी ग्राम्स में नहीं होगा, किलोग्राम्स में होगा। बॉल ऑफ मास एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। किसी भी क्वेश्चन में मास दिया है, वेलोसिटी दी है, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv²/2 या हाफ mv²/2। मास मैंने आपको बता दिया 0.050 है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करना है तो 15 × 15/2। आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 2 से डिवाइड करके 25, 15, 15 5625 जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, वर्क, की सारी जो यूनिट है वो आपकी जूल्स नहीं दी जाती है। द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 न्यू, ठीक है, 32 न्यू या AMU, एंड सल्फर एग्जिस्टेंस एज इट। ये ना आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन में ये बता के आधे बच्चों का आंसर ठीक कर दिया है, वरना ये गलत ही होता, क्योंकि सल्फर एग्जिस्ट। आपको अगर ये पूछा जाता व्हाट इज, यहां तक क्वेश्चन रखा जाता, ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, तो आधी जनता सल्फर का एग्जिस्टेंस S8 में होता है ये पता नहीं कर पाती। तो 8 × 32 करके याद रखना है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 256 याद रखिए। सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि जब उस पर हम नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो S8 के फॉर्म में दिखती है या आपकी अवेलेबल है, तो 256। शुद्ध पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालने पर pH का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर प्योर वाटर में आपने नींबू डाला है तो pH क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि नींबू होता है एसिडिक, नींबू का खुद का pH 2.5 होता है। आप नॉर्मल पानी में डालोगे तो नींबू एसिडिक हो जाएगा ना। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो विटामिन सी होता है ना, ये हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कभी भी नींबू पानी जो है वो आपको बिना ग्लूकोज शरीर में नहीं हो तब नहीं पीना है। मान लीजिए आप खाली पेट नींबू पानी पी रहे हैं और आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था और कल दोपहर को भी हल्का फुल्का ही खाया था, सुबह उठ के आप पतले होने के चक्कर में नींबू पानी पी रहे हैं और उसमें शहद नहीं डाल रहे हैं ताकि मोटे नहीं हो जाए, तो यू आर मेकिंग योर लाइफ इन डेंजर। कभी भी विटामिन सी बिना ग्लूकोज के नहीं लेना। अगर आपको मान लीजिए आपने अभी खाना खाया फिर आप विटामिन सी यानी कि नींबू पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह भी जब आप विटामिन सी लेते हैं तो उसमें भले ही 2 चम्मच शहद की डालनी है, पर शहद की डालनी है। इसीलिए बोलते हैं ना, नींबू पानी गरम गरम पानी में 2 बूंद शहद की भी डालनी है, दैट इज मोर इफेक्टिव, राइट। अ साउंड वेव विद अ लो फ्रीक्वेंसी विल हैव, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है? पिच को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो पिच लो होगी 20 हर्ट्ज वाली, जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की 20 हर्ट्ज और उससे कम की या उससे ऊपर की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, है ना। जैसे लड़कियों की जो साउंड होती है वो हाई पिच की होती है, लड़कों की जो साउंड होती है वो लो पिच की होती है, ठीक है। हाई पिच की जो साउंड है वो तीखी होती है, तीखी आवाज होती है। लो पिच की जो साउंड है वो आपकी मोटी आवाज होती है, थिक आवाज होती है, राइट। आई गेस थिंग्स आर क्लियर।
और डेली जैसे मैंने आपको बोलती हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत है, कोई समस्या है चैप्टर को समझने में, साइंस को समझने में, आप चाहते हो कि मैं आपको कोई टॉपिक क्लियर करूँ, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे मैं पूरा एक बार विजुअलाइज करने के बाद पीछे की 2-3 क्लासेस अगर कोई टॉपिक आप लोग ने मेंशन किया है तो मैं उसको ज़रूर से कराऊंगी। बाकी इन क्वेश्चंस की साथ साथ पीडीएफ भी अपडेट हो रही है, इन क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो अगेन फॉर द वंडरफुल 25 सेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएंगे। थैंक यू सो मच।